गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नेचुरल रीजन्स ऑफ चाइना, चीन के प्राकृतिक प्रदेश। किसी भी प्रदेश का जब अध्ययन करते हैं तो उसके प्राकृतिक प्रदेश के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उस प्रदेश को अब एक समग्र रूप से समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस समय में हम यहाँ इसके भौगोलिक या नेचुरल रीजन्स हैं उनके विषय में जब चर्चा करेंगे तो उसके प्रादेशिक आधार पे सभी तथ्यों को हम एक साथ एक सार के रूप में समझने का हम वहाँ प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से चीन का क्षेत्रफल काफ़ी अधिक, यानी कि लगभग 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास, एग्जैक्ट रूप से मैंने बताया था आपको 96 लाख वर्ग किलोमीटर है। धरातली दृष्टि से काफ़ी अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अफवाह की दृष्टि से, वनस्पति की दृष्टि से, मिट्टी की दृष्टि से काफ़ी कुछ तथ्यों का हमने एक एक करके जिक्र किया है। अब हम जब ये देख रहे हैं कि प्राकृतिक प्रदेश चाइना के हम देखेंगे तो इन सब तथ्यों से ये स्पष्ट हो जाता है कि चीन में इस प्रकार की सांस्कृतिक भौगोलिक विविधताएं बहुत ज़्यादा होगी और स्वाभाविक है कि वहाँ प्राकृतिक प्रदेश जो हैं वो निश्चित रूप से अलग अलग अपना स्वरूप लिए हुए उभरेंगे। और विद्वानों ने इसी आधार पर चीन को 16 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। कुछ विद्वान उसे 15 प्राकृतिक प्रदेशों में भी डिवाइड करते हैं। और जिस प्रकार से चीन के नेचुरल रीजन्स हैं उनको आप एक बार इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हो। ये मैंने बताया है कि ये चीन का मानचित्र है और इस चीन के मानचित्र में ये प्राकृतिक प्रदेश आप इसमें देख सकते हो कि किस किस प्रकार से चीन के जो प्राकृतिक प्रदेश हैं उनको दर्शाया गया है। आप देख सकते हो कि इसके पूर्वी भाग में जो प्राकृतिक प्रदेश हैं वहाँ छोटे छोटे आपको प्राकृतिक प्रदेश मिलेंगे, जैसे कि आप शांटुंग प्रदेश देख सकते हो या दक्षिणी पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश को देख सकते हो, मानचुकु प्रदेश को, मानचुकु का मैदान है, ये जो मंचूरिया का ही भाग है उसके उपनाम है। इसी प्रकार से रेड बेसिन सिकियांग प्रदेश या चीन का उत्तरी मैदान जिसको हांगहो का मैदान भी कहते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रदेश हैं, यानी इसको क्षेत्रीय आधार पे काफ़ी अधिक विभिन्नताएं यहाँ देखने को मिलती हैं प्राकृतिक रूप से। इसके पश्चिमी भाग में हम देखते हैं कि सिनकियांग प्रदेश और तिब्बत का प्रदेश काफ़ी विस्तृत आकार के हम यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ डेजर्ट प्रकार का जो है हमें प्राकृतिक पर्यावरण देखने को मिलता है। मरुस्थलीय दशाएँ ज़्यादातर है और जनाभाव की स्थिति यहाँ देखने को मिलती हैं और प्राकृतिक जो दशाएं हैं यहाँ चरम है, अपने आप में विषम है और जनसंख्या का घनत्व इस क्षेत्र में काफ़ी अधिक कम है, क्योंकि ये प्रदेश चीन का जो है वो एक तो आप देख रहे हो कि तिब्बत का उच्च पठारी प्रदेश और सिनकियांग प्रदेश है जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र और पठारी प्रदेश हैं ये। तो यहाँ मुख्य रूप से जो मानवीय जो गतिविधियाँ हैं, मानव की आजीविका है इन प्रदेशों में, वो केवल पशु चरण रह जाती है। और चीन का जो पूर्वी भाग है वहाँ प्रमुख रूप से अधिकांश जनसंख्या का संकेंद्रण वहीं हुआ है और वही चीन का समृद्धतम प्रदेश है। जलवायु दृष्टि से दशाएं वहाँ उत्तम कही जा सकती हैं। औद्योगिक दृष्टि से वहाँ अच्छा डेवलप उस क्षेत्र में हुआ है। पूर्वी और उत्तरी बोला से उत्तर से दक्षिण तक एक जो पट्टी है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ। तो औद्योगिक रूप से भी वह संपन्नतम प्रदेश है, मानवीय दृष्टि से संपन्न है और एग्रीकल्चर की दृष्टि से संपन्न प्रदेश है। तो इसमें काफ़ी अधिक प्राकृतिक विभिन्नताएं हम देखेंगे। अब एक एक करके जो ये प्राकृतिक प्रदेश हैं जिनका हम एक एक करके जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जो जिक्र करते हैं इसमें आप देख सकते हो कि हम सबसे पहला जो विचार करेंगे शांटुंग प्रदेश का। हम यहाँ देखते हैं कि शांटुंग प्रदेश जो है सबसे पहले इसका हम जिक्र करेंगे और ये आप शांटुंग प्रदेश यहाँ इसमें देख सकते हो, ये आपको दिख जाएगा। हाँ, अब कुछ किताबों में इसको पहले ले रखा है लेकिन मैं एक सीक्वेंस के हिसाब से मैंने ये शांटुंग प्रदेश का पहले ले लिया है। तो आप जैसा कि यहाँ देख रहे हो कि शांटुंग का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्वी पर्वत। अब आप इस मानचित्र में ये देख भी सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको पहले मानचित्र बताया था उसमें शांटुंग जो है यह इसके पूर्वी भाग में स्थित है। तो शांटुंग
का चीनी भाषा में जो है वो शब्द का अर्थ ही होता है कि शांतुंग का शाब्दिक अर्थ ही पूर्वी पर्वत है। तो पूर्वी भाग का जो पर्वतीय क्षेत्र है शांतुंग। अब ये देखो, मैं आपको बताऊं कि शांतुंग जो प्रदेश है इसका अधिकांश भाग जो मूल रूप से था पहले एक द्वीप के रूप में था, और ये जो द्वीप थे ये इसके उत्तरी जो मंचूरियाई क्षेत्र है वहाँ की जो पर्वत श्रृंखलाएँ थी उन्हीं से संबंध रखने वाली एक श्रृंखलाएँ थी, उन्हीं के पर्वतीय भाग थे। ये एक द्वीप के रूप में थे, महासागर में थे, और पश्चिमी चीन सागर में इसके उत्तरी भाग में ये द्वीपीय क्षेत्र थे। कालांतर में हांगो नदी के द्वारा इस गैप को पाट दिया गया, और पाटने के बाद में ये जो बीच का गैप था ये उस हांगो के डेल्टा के द्वारा समतल मैदान में हो गया, और जुड़ने के बाद में ये जो शांतुंग जो द्वीपीय क्षेत्र था ये मुख्य भूमि से टच हो गया, सट गया है, ये उसके लगभग ये स्थिति है। हांगो का डेल्टा के निर्माण के समय ये मुख्य भूखंड से साथ जुड़ गया। इस प्रदेश का अधिकांश भाग पर्वतों एवं पठारों द्वारा निर्मित है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। संरचना की दृष्टि से ये प्रदेश मंचूरिया के पर्वत समूह के साथ में समानता रखता है। इस प्रदेश में मुख्य रूप से शांतुंग प्रांत ही सम्मिलित है। इस प्रदेश में सभ्यता का विकास प्राचीन काल से ही हो गया था, क्योंकि चीन की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उसमें एक हांगो जो नदी है उसके जो तटीय भाग है, सागर तटीय भाग है, वहाँ काफ़ी पहले से सभ्यता का डेवलपमेंट हो गया था। और ये सागर तटीय भाग है, पर्वतों और समुद्र की समीपता के कारण इस प्रदेश में समतल भूमि अधिक नहीं है, लेकिन वर्षा यहाँ बहुत अच्छी स्थिति वाली होती है। अच्छी मतलब यहाँ वर्षा होती है स्थिति का लाभ होने के कारण से। शीत ऋतु में इस प्रदेश में तापमान न्यून हो जाता है, और पर्वतीय मिट्टी फल उत्पादन के लिए यहाँ अनुकूल है। तो प्रमुख रूप से ये जो क्षेत्र है यह फल उत्पादन के लिए शांतुंग प्रदेश जाना जाता है, जिसमें अंगूर, सेब, अखरोट आदि फलों का उत्पादन किया जाता है। अन्य रूप से जो इसमें एग्रीकल्चर दृष्टि से जो फसलें हैं उनका भी हम देख सकते हैं कि इस प्रदेश में जो है गेहूँ और काओलियांग, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, तंबाकू, गन्ना आदि। अब देखो आपने ये देखा कि यहाँ गेहूं से लेकर के काओलिन, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, तंबाकू, गन्ना आदि, चावल सब कुछ यहाँ बोया जा रहा है। इसका यही है कि जो प्रदेश बिल्कुल तटीय भाग में वहाँ की जलवायु जहाँ बिल्कुल सम रहती है, वहाँ जो सम जलवायु की दृष्टि से जैसे कि कुछ फसलें जैसे कि हम कह सकते हैं कि तंबाकू है या कुछ गन्ना है वो वहाँ बोए जा सकते हैं, या फिर गेहूं आदि जो फसलें हैं वो थोड़े से जो बाह्य भाग हैं उसके तट से दूरवर्ती जो भाग है वहाँ पे गेहूं की फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने एक प्रदेश का जो प्रमुख रूप से जिक्र यहाँ किया है। अच्छा, औद्योगिक दृष्टि से भी ये क्षेत्र संपन्न और प्रदेश में कोयला, लोहा, सोना, टंगस्टन आदि खनिज पर्याप्त मात्रा में देखने को यहाँ मिलते हैं। ये चीज़ें हमने देखी। अब मुख्य बात मैंने देखी कि ये प्रदेश जो चीन का सबसे समृद्धतम प्रदेशों में से एक है, और हांगहो नदी का जो डेल्टा है उसका ये अग्रिम भाग इसको हम कह सकते हैं। और प्राचीन समय में ये जो शांतुंग एक द्वीप था जो कभी किसी समय में मुख्य भूमि से अलग था, और इस हांगहो नदी के डेल्टा के द्वारा या नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी थी उसके कारण से ये बीच का गैप तो जो था इसमें वह समाप्त हो गया। दूसरे हम प्रदेश का अब जो जिक्र करेंगे वह उत्तरी चीन का विशाल मैदान इसको हम कह सकते हैं, या हांगहो का मैदान भी हम इसे कह सकते हैं। जो आप यहाँ देख रहे हो कि यह हांगहो का मैदान जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो हांगहो के मैदान के विषय में। मानचित्र में भी आपको उत्तरी चीन का विशाल मैदान दिखाई दे रहा है, यही हांगहो का मैदान है। हांगहो का जो मैदान है ये लगभग 3.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे फैला हुआ है, और ये हांगहो जो नदी है ये पीली मिट्टी वाले लोएस वाले जो प्रदेश है उससे बह करके आती है। लोएस के विषय में मैंने आपको बताया था कि ये जो लोएस है ये जो एशिया के पश्चिमी भाग में जो मरुस्थल हैं, पश्चिमी एशिया के जो मरुस्थलीय प्रदेश है काफ़ी दूर हैं जो इससे, वहाँ से उड़ाकर लाई गई जो बारीक कणों वाली जो मिट्टी के कण हैं, बारीक जो मिट्टी के कण है वहाँ यहाँ आके जमा हो गए, और उससे एक मोटा आवरण यहाँ जमा हो गया, उससे लोएस का निर्माण हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सुदूर क्षेत्रों से, पश्चिमी एशिया के सुदूर क्षेत्रों से लाई गई जो मिट्टी के बारीक कणों वाली जो मिट्टी है उसके द्वारा इन लोएस का निर्माण हुआ है। और ये जो लोएस वाला जो प्रदेश है उसी क्षेत्र से होकर के ये हांगहो नदी बहते हुए आती है, और इस उत्तरी चीन सागर है और उसका पर्टिकुलर जो स्थान लगभग है वह है जो येलो सागर है उसमें ये जाके गिरती है। हांगहो नदी द्वारा जमा मिट्टी का रंग थोड़ा पीला होता है, इसलिए इसे पीला मैदान भी कहते हैं। ये विशाल मैदान चीन के कुल क्षेत्रफल के लगभग 4% भूभाग पे फैले हुए चीन के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पे मैं आपको बता रहा हूँ। और इस प्रदेश में चीन के जो हैं होबेई और शांतुंग, पूर्वी होनान, उत्तरी कांसू
और अन्य हवाई इस प्रकार के ये जो प्रांत हैं ये इसमें शामिल हैं। ये क्षेत्र इतना समतल है कि अच्छा, मुख्य बात इस जो हांगो का निम्न मैदान है या हांगो का उत्तरी जो हांगो मैदान है उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो मैदानी भाग है ये काफ़ी अधिक समतल है। समतल होने के कारण से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समतल होने के कारण से हांगो नदी जो इस प्रदेश में बहती है उसमें उसके मार्ग में जगह जगह क्या होता है कि जो उसका तलछट या जो अवसाद है वो जमा हो जाता है उसके मार्ग में ही। मतलब अगर जब नदी ढाल अगर तीव्र होता है तो नदी अपने साथ जो उसके अवसाद है उनको बहा के ले जाने की क्षमता अधिक रखती है। जो गिलबर्ट का छठी शक्ति सिद्धांत है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, उसमें भी आपने देखा था। लेकिन जब उसका वेग कम हो जाता है, वेग कम हो गया क्योंकि ढाल कम है और ढाल कम होने के कारण से वह अपने अवसादों को अपने मार्ग में ही जमा कर देती है और मार्ग में जैसे ही जमा करेगी तो नदी की जो तलहटी है वह काफ़ी ऊंची हो जाएगी और ऊंची होने के कारण से नदी का मार्ग जो है वह अवरुद्ध हो जाएगा और अवरुद्ध होने से नदी अपने मूल मार्ग को छोड़ करके किसी अन्यत्र मार्ग का सहारा लेगी। इस कारण से उसमें बाढ़ आएगी। यही कारण है कि यहाँ की हांगहो जो नदी है चीन की, उसमें अक्सर बाढ़ आती रहती है और यही कारण है कि हम इसको चीन के शोक के नाम से हांगहो नदी को जानते हैं। इस समस्या से बचने के लिए चीनी जो लोग हैं उन्होंने प्राकृतिक तटबंधों का भी ये सहारा लेते हैं इस प्रदेश में और जो तटबंध होते हैं वो तटबंध ये कृत्रिम तटबंध यहाँ बनाते हैं और उससे बचने का प्रयास करते हैं कि बाढ़ से बचने के लिए। यह प्रदेश की जलवायु है जो इसे उत्तरी विशाल चीन के जो मैदान की वह ठंडी और शुष्क दोनों ही प्रकार ऋतुओं के अनुसार यहाँ देखने को मिलती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान यहाँ 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाते हैं और शीत ऋतु में तापमान माइनस में 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाते हैं। चीन का ये प्राकृतिक जो प्रदेश है, चीन का उत्तरी विशाल मैदान या हांगो का जो मैदान है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। चीन का ये प्राकृतिक प्रदेश सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है और चीन की सर्वाधिक जनसंख्या लगभग 30% जनसंख्या इसी प्रदेश में निवास करती है और औद्योगिक दृष्टि से या अन्य सभी जो हैं इंडस्ट्री वगैरह और विकास के सभी मानक इस प्रदेश ने प्राप्त किए हैं। सबसे ज़्यादा विकसित है एग्रीकल्चर दृष्टि से और मानवीय बसाव की दृष्टि से ये भाग यहाँ का संपन्न है। औद्योगिक विकास भी यहाँ काफ़ी अच्छा है जहाँ पे प्रमुख रूप से इस्पात और इंजीनियरिंग, वस्त्र उद्योग, रसायन, कृषि मंडी निर्माण, कृषि यंत्र निर्माण आदि कुछ जो मशीनरी के इंडस्ट्री है वो भी यहाँ अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो हमने अभी तक 2 प्रदेशों का जिक्र किया है। एक हमने देखा था इसमें शांटुंग प्रदेश का और दूसरा हमने देखा उत्तरी चीन का विशाल मैदान। ये उत्तरी चीन का जो विशाल मैदान है ये हांगहो का निम्न मैदान हम इसको कह सकते हैं और शांटुंग प्रदेश को हमने एक अलग प्राकृतिक प्रदेश के रूप में अध्ययन किया है, लेकिन ये भी उसी ही हांगहो नदी का एक अग्रिम भाग जो सागर तट के आसपास वाला जो प्रदेश था उसके रूप में हमने इसको अलग करके इसका अध्ययन किया है। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है उसकी हम चर्चा करेंगे वह लोयस के पठार के विषय में हम चर्चा करेंगे। पवनों के द्वारा दूर से उड़ाकर लाए गए मिट्टी के कणों से निक्षेपित मिट्टी को हम लोयस कहते हैं और मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो है ये सुदूर जो इसके पश्चिमी भाग है एशियाई, वहाँ से उड़ाकर लाई गई मरुस्थलीय क्षेत्रों से उड़ाकर लाई गई मिट्टी से ये लोयस का निर्माण हुआ है। लोयस जर्मन भाषा का शब्द है और ये जो जर्मनी के राइन नदी के तट पे जो जमाव मिलते हैं मिट्टी के उसके आधार पे इसको लोयस का नाम दिया गया है। और जैसे कि मैंने आपको लोयस के बारे में पहले भी बताया था कि यह थोड़ा पीले रंग की मिट्टी यहाँ दिखाई देती है और काफ़ी अधिक मोटे आवरण वाली यहाँ मिट्टी बन गई है। और ये जो है जलवायु दशाएं अगर हम यहाँ देखते हैं तो शीतकाल में कठोर शीत यहाँ होती है और ग्रीष्म ऋतु में तापमान भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाते हैं। तो शीत और ग्रीष्म ऋतु दोनों ही जो दशाएं हैं वहाँ तापमान में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। वर्षा की कमी यहाँ है और कृषि अधिक रूप से देखें तो विकसित इतनी ज़्यादा यहाँ नहीं हो पाई है। फिर भी यहाँ जहाँ तहाँ पानी की उपलब्धता है या सिंचाई की उपलब्धता है वहाँ ज्वार, बाजरा, आलू, तंबाकू, कपास आदि कृषि जो फसलें हैं वो यहाँ पैदा की जाती है इस प्रदेश में। तो ये हमने देखा लोयस पठार का हमने यहाँ जिक्र किया कि किस प्रकार से ये लोयस पठार है यहाँ। अब हमें सबसे महत्वपूर्ण जो है बड़ा ही
उसका हम जिक्र कर रहे हैं वह है रेड बेसिन का। अगर हम जिक्र कर ले, हालांकि वह यांगटी सिकियांग के मैदानों के दक्षिण भाग में आपको इस मानचित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देखिए, अभी हमने जो जिक्र किया है एक शांटुंग प्रदेश का, एक चीन का उत्तरी चीन का विशाल मैदान जिसे हांगहो मैदान भी कहते हैं, एक हमने देखा लोएश का उच्च प्रदेश या लोएश का पठारी भाग ये है। तो ये जो लोएश पठार का हमने जिक्र किया यही है। अब आपको ये दिख रहा है कि यांगटी सिकियांग का निचला मैदान, उसके बाद में आप देख रहे हो यांगटी सिकियांग का उत्तरी और दक्षिणी प्रदेश जो है या मध्यवर्ती प्रदेश ये जो है। अब आप देख रहे हो रेड बेसिन, एक छोटा सा प्रदेश जो लगभग मध्य चाइना या पश्चिम भाग में